Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start our new chapter of biology series, that is a quick revision series जो हमने स्टार्ट की है. उसमें हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, डाइजेशन और ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इसके अलावा जो आज हमने स्टार्ट किया है दैट इज़ अ क्विक रिविजन सीरीज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. तो इसकी सीरीज स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू वन मोर थिंग दैट हमने एक एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने साथ साथ एनसीईआरटी की रीडिंग भी की थी. वो सीरीज़ जो है क्लास 11th और क्लास 12 दोनों की कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट आई हैव टू टेल यू दैट हमने एक और सीरीज़ स्टार्ट की है इसी के साथ, जिसमें हम लास्ट 10 ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, जिसमें हमने 2013, 2014, 2015 ये 3 क्वेश्चन पेपर जो है कंप्लीट कर लिए हैं. ठीक है. इफ़ यू हैव एनी डाउट ऑन एनी टॉपिक यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो चलिए आज का जो अपना चैप्टर है दैट इज़ अ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसे स्टार्ट करते हैं. इसकी क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं ताकि ये जल्दी फिनिश हो जाए, क्योंकि क्या होता है इस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा रिवाइज करना ज़रूरी है. ठीक है. अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो चीज़ें आपको उतनी रिकॉल नहीं रहेगी. सो इसलिए मैंने ये क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो अगर हम पहले बात करें दैट इज़ कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे स्पंजेस और सीलेंट्रेटा जो सर्कुलेट क्या करते हैं, वाटर करते हैं फ्रॉम देयर सराउंडिंग एंड देयर बॉडी कैविटीज़, ताकि सेल्स जो है वो एक्सचेंज कर सके सब्सटेंसेस. ठीक है. यहाँ पे हम बॉडी फ्लूइड्स की बात करेंगे कि कौन सी बॉडी में कौन से फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं. तो अगर हम स्पंजेस और सीलेंट्रेटा की बात करें तो वहाँ पे कौन सा बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज़ अ वाटर. यहाँ पे कुछ और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जिसमें कुछ स्पेशल फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी में ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके मटेरियल्स का. तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड है दैट इज़ अ ब्लड. और ब्लड के अलावा जो दूसरा है वो लिम्फ है, जो कि हायर ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, और लिम्फ भी जो है वो भी हायर ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं. आगे हम फर्दर मूव करते हैं. तो ये है हमारा ब्लड के बारे में. ठीक है. सो ब्लड जो होता है वो एक तरीके का क्या है, ब्लड इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. क्या है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. और ब्लड किस किस से मिलके बना होता है? ब्लड जो है 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, दैट इज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स. ठीक है. फ्लूइड मैट्रिक्स, ये फ्लूइड मैट्रिक्स का बना होता है. सेकेंड किसका बना होता है, दैट इज़ अ प्लाज्मा. एंड थर्ड वन इज़ अ फॉर्म्ड एलिमेंट. इन तीनों चीज़ों का ब्लड बना होता है. ठीक है. फॉर्म्ड एलिमेंट. ठीक है. सो अगर हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ें तो प्लाज्मा कैसा होता है, एक स्ट्रॉ कलर का विस्कस फ्लूइड होता है जिसमें 55% जो ब्लड का प्रेजेंट, मतलब ब्लड के अंदर 55% क्या होता है, दैट इज़ अ प्लाज्मा. ठीक है. कितना होता है ब्लड के अंदर प्लाज्मा, अगर हम प्लाज्मा की बात करें दैट इज़ अ 55%. ठीक है. उसी 55% में 90 to 90% प्लाज्मा के अंदर हमें वाटर देखने को मिलता है, और कुछ प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं जो कि कितने होते हैं, दैट इज़ 6 to 8%. ठीक है. वो कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? पहला होता है फिब्रिनोजेन, दूसरा होता है ग्लोबुलिन, तीसरा होता है एल्ब्यूमिन. ठीक है. आर द मेजर प्रोटीन. नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़, अगर हम फिब्रिनोजेन की बात करें तो फिब्रोजन का काम होता है क्लॉटिंग में हेल्प करना, कोगुलेशन में हेल्प करना. जो ब्लड क्लॉट हो जाता है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि अगर आपके हाथ में कोई क्लट कट हो जाता है तो ऐसा तो होता नहीं है कि ब्लड जो है वो लगातार फ्लो मतलब बहता रहे, ऐसा नहीं होता ना. थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा कि कितना अगर ज़्यादा कट भी लग गया है तो थोड़ी देर बाद वो क्लॉट होने लग जाता है, मतलब रुक जाता है. ठीक है. वो किसकी वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू फिब्रिनोजेन. नेक्स्ट इज ग्लोबिन, जिसका काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म करना. और थर्ड होता है एल्ब्यूमिन, उसका काम होता है हेल्प करना किसमें, ऑस्मोटिक बैलेंस में. ठीक है. सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होता है ग्लोबिन और एल्ब्यूमिन में. जब क्वेश्चन आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ग्लोबिन का कहीं ऑस्मोटिक बैलेंस तो नहीं है, तो इसको जस्ट फॉर आपको याद रहे तो आप याद रख सकते हैं जीडी से, दैट इज ग्लोबुलिन एंड डिफेंस मैकेनिज्म. एल्ब्यूमिन का दूसरा हो जाएगा दैट इज अ ऑस्मोटिक बैलेंस. नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्लाज्मा के अंदर कुछ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं. कैसे कैसे मिनरल्स होते हैं, सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन हो सकता है. इसके अलावा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड, ये सब भी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. इसके अलावा हम बात करें जो कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में काम आते हैं. ठीक है. ऐसे फैक्टर्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, दैट इज इन अ कोगुलेशन में हेल्प करते हैं और क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. ठीक है.
तो वो जो फैक्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ऑल्सो इन प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं वो। और किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज अ इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। अगर प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है प्लाज्मा के अंदर, दैट इज अ क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, तो वो क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरम। और जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, 13 टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जिसमें अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर 1 की बात करें तो वो फिब्रिनोजेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं फिब्रिनोजेन क्या है, दैट इज अ क्लॉटिंग फैक्टर 1। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, ठीक है। हमने ब्लड में पढ़ा, ब्लड में 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक होता है फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा हो चुका है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 चीज़ें होती हैं, दैट इज इरिथ्रोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट, ठीक है, और थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। इनके दूसरे दूसरे नाम भी होते हैं, जो नाम को आप लोग जानते होंगे ज़्यादातर। एरिथ्रोसाइट का नाम होता है दैट इज़ अ आरबीसी, ल्यूकोसाइट का नाम होता है दैट इज़ अ डब्ल्यूबीसी, वेयर एज थ्रोम्बोसाइट का नाम होता है दैट इज़ अ प्लेटलेट, ठीक है। अब एक एक के बारे में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, जितना एनसीईआरटी में गिवन है। सो अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम बात करें इरिथ्रोसाइट या फिर आरबीसी की, तो आरबीसी कैसी होती है, पहला पॉइंट, सबसे ज़्यादा मोस्ट अबेंडेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम, जस्ट अ सेकेंड, मोस्ट अबेंडेंट होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो आरबीसी जो है एक हेल्दी ह्यूमन में कितनी प्रेजेंट होती है, 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन तक, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा हम बात करें, ये जो आरबीसी है ये कहाँ बनती है, कहाँ फॉर्म्ड होती है, दैट इज इन अ रेड बोन मैरो में, फॉर्म्ड इन बोन मैरो, बोन मैरो में बनती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। कैसी होती है, ई न्यूक्लिएट, ई न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा हम बात करें कैसी शेप होती है आरबीसी की, दैट इज अ बाई कनकेव, ठीक है। इसके अलावा हम देखें आरबीसी के बारे में क्या लिखा हुआ है, कि आरबीसी जो होती है वो रेड कलर की होती है। वो रेड कलर की क्यों होती है, क्योंकि उनके पास एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसको लिखना हो, आरबीसी का कलर क्या होता है, दैट इज अ रेड कलर। किसकी वजह से होता है रेड कलर, ड्यू टू हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, और उस हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज अ आयरन, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा हम बात करें, एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, किसमें, 100 ml ऑफ ब्लड में, 100 ml ऑफ ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है, दैट इज 12 से 16 ग्राम, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, तो जो हमारा आरबीसी होता है ये किसमें इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज किसमें हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी में, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। इसके अलावा हम देखें, सो ये जो आरबीसी होती हैं, ठीक है, आरबीसी की लाइफ कितनी होती है, यहाँ पे देखो आरबीसी की लाइफ कितनी होती है, दैट इज लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। 120 डेज का मतलब 120 डेज के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, मतलब खत्म हो जाती हैं, कहाँ पर, इन द ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है, डिस्ट्रॉयड कहाँ होती है, स्प्लीन में, और उसी स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, दैट इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। So this is all about RBC, most abundant 5 to 5.5 million, formed in a bone marrow, enucleate, biconcave, red color, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में, रेस्पिरेटरी, लाइफ स्पेन 120 डेज की होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और क्या कहाँ डिस्ट्रॉय होती है, दैट इज इन अ स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है,
दैट इज ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट इसके अलावा हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा दैट इज अ डब्ल्यूबीसी ल्यूक, ठीक है। ये कैसी होती है, हमने पढ़ा था जो आरबीसी होती है उनका कलर कैसा होता है, रेड कलर, तो ये कलरलेस होती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमने आरबीसी में पढ़ा था कि ये कैसी होती है, ई न्यूक्लिएट, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये कैसी होती है, दैट इज न्यूक्लिएट। इसके अलावा हम आरबीसी की बात करें तो इनका नंबर कितना होता है, दैट इज 6000 से 8000, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा हम आरबीसी की बात करें, सॉरी डब्ल्यूबीसी की, आई एम रियली सॉरी, सो डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इनकी जो लाइफ होती है ये ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब 128 डेज से भी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। पहला है दैट इज़ अ ए ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट की, ठीक है, मतलब ग्रेन्युलोसाइट की अगर पहले हम देख लेते हैं ग्रेन्युलोसाइट के बारे में, तो अगर हम बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट की तो ग्रेन्युलोसाइट में तीन चीज़ें होती हैं। पहला न्यूट्रोफिल, नेक्स्ट इस्नोफिल, नेक्स्ट मोनोसाइट। अगर हम न्यूट्रोफिल की बात करें तो न्यूट्रोफिल कितनी होती है, दैट इज 60 to 65%। अगर हम ईएसनोफिल की बात करें सो ईएसनोफिल कितनी होती है, दैट इज 2 to 3%। और अगर हम बात करते हैं मोनोसाइट की तो मोनोसाइट कितनी होती है, 6 to 8%, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें ए ग्रेन्युलोसाइट की तो ए ग्रेन्युलोसाइट में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है लिम्फोसाइट, दूसरा होता है बेसोफिल। लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें सो दैट इज 20 to 25%, वेयर एज अगर हम बेसोफिल की बात करें सो बेसोफिल जो होता है 0.5 to 1%, ठीक है। क्लियर है इतना, कोई डाउट, सबकी सब परसेंटेज पता चल गई। जो न्यूट्रोफिल होती हैं सबसे ज़्यादा होती हैं, बेसोफिल जो होती हैं सबसे कम होती हैं। न्यूट्रोफिल मोनोसाइट के साथ कैसा शो करती हैं, फैगोसाइटेटिक नेचर। फैगोसाइटेटिक मतलब दैट इज अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, इन दोनों का कैसा नेचर होता है, दैट दे बोथ आर फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक का मतलब फॉरेन पार्टिकल्स को, फॉरेन ऑर्गेनिज्म को एंटर नहीं होने देती, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बेसोफिल की बात करें बेसोफिल जो होता है वो हिस्टामिन, सेरोटिन, हेपेरिन सिक्रीट करता है और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। बेसोफिल किस में इन्वॉल्व होता है, दैट इज इन अ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा क्या सिक्रीट करता है, हिस्टामिन, सेरोटिन और हिपेरिन, ठीक है। तो तीन चीज़ें कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस्नोफिल, सो इस्नोफिल का काम होता है रेजिस्ट करना इन्फेक्शन को, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या बचा, दैट इज अ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम होता है दैट इज ये दो फॉर्म में मिलता है, बी और टी फॉर्म में, ठीक है। बी एंड टी फॉर्म होती है लिम्फोसाइट की, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, दोनों का काम क्या होता है, दैट इज हेल्प इन इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर है। आज का हो सकता है जो चैप्टर है वो हल्का सा लेंदी हो जाए, 1 घंटे तक का बन जाए, क्योंकि ये जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा है। अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें
सो प्लेटलेट्स को दूसरा नाम क्या है, दैट इज अ थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, इसके अलावा ये कितनी प्रेजेंट होती हैं, दैट इज 1 लाख से 3 लाख तक। ठीक है, इसके बाद प्लेटलेट जो होते हैं बहुत सारे सब्सटेंस रिलीज करते हैं, ये किस में हेल्प करती हैं, दैट इज हेल्प इन कोगुलेशन। ठीक है, या कह लो क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है तो हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स जो हैं क्या हो गई, कम हो गई, तो क्या होगा, बॉडी से जो ब्लड लॉस है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा। ठीक है, और इसी स्टेट को, जब हमारी प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाती हैं, इसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नेक्स्ट बात करें ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, दिया हुआ है यहाँ पे कुछ ब्लड प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो इनके बारे में अगर हम देखें तो पहले हमें पता होना चाहिए एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होती है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ठीक है, सो एंटीजन होता है दैट इज अ केमिकल दैट इंड्यूसेस द इम्यून रिस्पॉन्स। ऐसे केमिकल्स जो बढ़ाए इम्यून रिस्पॉन्स बढ़े, जिनसे केमिकल्स दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीबॉडी ऐसे प्रोटीन्स होती हैं दैट इज प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो प्रोड्यूस हुए उन्हें हम मतलब एंटीबॉडी कहते हैं, इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। ठीक है, तो एंटीबॉडीज क्या होती हैं, दैट दे आर प्रोटीन। ठीक है, क्लियर। सो ये कुछ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, ए बी और ए बी। यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ऑन अ सरफेस ऑफ आरबीसी पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे पास एंटीजन भी ए होगा, लेकिन हमारे पास एंटीबॉडी उसके रिस्पॉन्स में दूसरी होगी। ठीक है, तो दैट इज एंटी बी। अगर बी है तो उसके रिस्पॉन्स में दूसरी होगी, दैट इज अ एंटी ए। अगर दोनों हैं तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी, और एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होगी, दैट इज इन अ प्लाज्मा। वेयर एज एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी में। अगर हमारे पास ओ है तो कोई भी एंटीजन नहीं होगा, और कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटी ए बी। तो इस हिसाब से अगर हम डोनर का पता लगाएं कि उनको ब्लड कौन डोनेट कर सकता है, तो ए ब्लड ग्रुप वालों को ए कर सकता है और ओ कर सकता है, बी वालों को बी भी कर सकता है और ओ भी कर सकता है, ए बी वालों को ए बी ओ सब कर सकते हैं, और ओ वालों को सिर्फ ओ कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ से अगर देखें तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, जो ए बी है दैट इज़ अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब वो ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, किसी से भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, ए बी और ओ से। वेयर एज ओ की बात करें तो इट इज़ अ यूनिवर्सल डोनर, मतलब जो ओ ब्लड ग्रुप है वो ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी, ए बी वाले को भी, और अपने आप को तो दे ही सकता है। ठीक है, तो पता चल गया व्हाट इज़ अ यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। नेक्स्ट है आर एच ग्रुपिंग के बारे में। सो इट इज़ एन आर एच इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें आर एच नेगेटिव ब्लड जो होता है प्रेग्नेंट मदर का, वो आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस के साथ मैच हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आर एच एंटीजन जो है डू नॉट गेट मिक्स विद द मैटरनल ब्लड इन अ फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो जब पहली प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान कोई भी ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होता है। कब, ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी, मतलब अगर मदर के ब्लड की बात करें, सो अगर मदर का जो ब्लड है वो नेगेटिव है और बच्चे का पॉजिटिव है, तो पहली प्रेगनेंसी में कोई भी मिक्स नहीं होगा, क्योंकि जो प्लेसेंटा होता है वो दोनों ब्लड को सेपरेट करता है। ठीक है, बट जब डिलीवरी होगी तो मटरनल के ब्लड जो है, जो माँ का ब्लड है, वो कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड के साथ एक्सपोज हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो मम्मी के ब्लड में आर एच एंटीबॉडी की फॉर्मेशन होने लग जाएगी, क्योंकि मम्मी का ब्लड तो नेगेटिव है और उसमें आर एच पॉजिटिव अगर कुछ आ जाता है, मिल जाता है, तो उसमें उसके अगेंस्ट आर एच एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, इसके बाद जो भी सेकेंड प्रेगनेंसी या थर्ड प्रेगनेंसी होगी, उस टाइम में जो भी आर एच एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी मदर के अंदर, ताकि उनका जो ब्लड है वो आर एच पॉजिटिव ही, आर एच नेगेटिव ही बना रहे, तो वो किस में लीक हो जाएगा, दैट इज़ इन अ फीटल ब्लड।
ठीक है, किसमें लीक होगा, फीटल ब्लड में। फीटल का क्या ब्लड, अगर दोबारा से RH पॉजिटिव आएगा तो वहाँ की वो फीटल की RBC को डिस्ट्रॉय करने लगेगा, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है फीटस के लिए। इससे एनीमिया, जॉन्डिस हो सकता है बेबी को, और इसी कंडीशन को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। और इस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं कब, अगर हम anti-RH एंटीबॉडी जो है वो मदर को दे दे तुरंत फर्स्ट डिलीवरी के बाद। ठीक है, क्लियर है। तो अगर मदर का ब्लड जो है वो RH नेगेटिव है, ठीक है, और बच्चे का RH पॉजिटिव है, तो जो पहला बच्चा होगा वो बिल्कुल सेफ होगा। ठीक है, दूसरे बच्चे में जाके वो मदर के अंदर जो RH एंटीबॉडी है वो लीक हो जाएगी और दूसरे बच्चे में जाके मिक्स होने लगेगी, जिससे वजह से RBC जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो सेकंड बच्चा की जो सेकंड बच्चा है वो उसकी लाइफ बहुत डेंजरस में जा सकती है। तो हम क्या करते हैं, जब पहली डिलीवरी, जब फर्स्ट चाइल्ड हो जाता है तो उसके बॉडी के अंदर anti-RH एंटीबॉडी जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और वो बॉडी anti-RH एंटीबॉडी क्या होती है, दैट इज़ अ रोगम। ठीक है, सो दिस इज अबाउट अ RH ग्रुपिंग, या कह लो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। नेक्स्ट जो है दैट इज अ कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड की बात करें तो इसमें क्लम्प प्लेट्स या टिश्यूज होते हैं। ठीक है, जो भी क्लम्प प्लेटलेट्स या टिश्यूज हैं तो वो क्या करने लगेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे। ठीक है, वही जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ है, ठीक है, वो थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी प्रेजेंट में, प्रोथ्रोम जस्ट अ सेकेंड, जो क्लम्प प्लेटलेट्स और टिश्यूज हैं वो क्या रिलीज करेंगे, दैट इज दे रिलीज अ थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, प्लास्टिन रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या बनेगा, दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से क्या फॉर्म हो जाएगा, दैट इज फॉर्म थ्रोम्बोकाइनेज। तो थ्रोम्बोकाइनेज जो है हमारा बन गया। थ्रोम्बोकाइनेज का काम क्या होता है, थ्रोम्बोकाइनेज का काम होता है कि वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, ये थ्रोम्बोकाइनेज कहाँ से बना, थ्रोम्बोप्लास्टिन से बना। ठीक है, फिर ये जो थ्रोम्बिन बन गया है ये क्या करेगा, ये जो सॉल्युबल फिब्रिनोजेन होता है उसको कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में, जो कि होता है इनसॉल्युबल है। और वो क्या करेगा, फिब्रिन जो इनसॉल्युबल होगा वो वुंड को सील कर देगा। ठीक है, दैट इज सील द वुंड। आफ्टर क्लॉटिंग, आपने क्लॉटिंग के बाद देखा होगा एक पेल येलो कलर का फ्लूइड जो होता है वो बाहर निकल के आता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होते, और उसी को हम क्या कहते हैं, सीरम। प्लाज्मा विदाउट अ क्लॉटिंग फैक्टर एंड एंटीबॉडी इज नोन एज सीरम। और जो सीरम होता है वो कभी भी क्लॉट नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। सीरम डू नॉट क्लॉट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिम्फ। जैसे जैसे ब्लड जो है, जस्ट अ सेकेंड, जैसे जैसे जो ब्लड है वो पास होता रहता है कैपिलरीज से टिश्यूज की तरफ, तो कुछ जो वाटर होता है उसमें कुछ छोटे छोटे स्मॉलर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जो होते हैं वो भी स्पेसेस में चले जाते हैं बिटवीन द सेल्स ऑफ अ टिश्यू, और वहाँ पे लार्ज प्रोटीन को लीव कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट्स को लीव कर देते हैं कहाँ, ब्लड वेसल्स के अंदर। ये जो भी फ्लूइड रिलीज आउट हो रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में या टिश्यू के फ्लूइड में, इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज ऑफ प्लाज्मा। तो इस फ्लूइड का भी वही कंपोजिशन है जो प्लाज्मा का है। ठीक है, जो भी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एक्सेट्रा चल रही हैं ब्लड्स और सेल्स के बीच में, वो कहाँ होंगी, दैट इज अकर थ्रू दिस टिश्यू। ठीक है, एक इलेबोरेट नेटवर्क देखने को मिलेगा वेसल्स का, जिसे हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं, जिनका काम होता है ये फ्लूइड कलेक्ट करना और इसके बाद इसे वापस से ड्रेन कर देना एक मेजर वेन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो द फ्लूइड प्रेजेंट इन अ लिम्फेटिक वेसल्स, जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फेटिक सिस्टम में, उसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। पता चल गया लिम्फ क्या होता है, दैट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन अ लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो लिम्फ होता है कलरलेस फ्लूइड होता है, स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि इम्यून रिस्पॉन्स कर सके बॉडी के लिए। ठीक है, लिम्फ जो होता है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट कैरियर। लिम्फ जो है वो एक कैरियर की तरह काम करता है न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स के लिए,
और फैट्स भी जो हैं वो लिम्फ के द्वारा एब्जॉर्ब हो सकते हैं, कहाँ पे, लैक्टिकल्स में, और ये लैक्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन अ इंटेस्टिनल विलाई। सो दिस इज ऑल अबाउट अ लिम्फ। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथवे के। तो दो तरीके के पाथवे होते हैं, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। अगर ओपन की बात करें तो इसमें जो भी ब्लड होता है वो हार्ट से पास ऑन होके एक लार्ज वेसल्स में जाता है और एक ओपन स्पेस में जाके ओपन हो जाता है, ठीक है, जिस कैविटी को हम क्या कहते हैं, साइनस। और ये कहाँ देखने को मिलता है, ऑर्थोपोड मोलस्क में। वेयर एज अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर जो भी ब्लड पंप होता है हार्ट से, वो एक किससे सर्कुलेट होता है, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑफ वेसल्स, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसे हम कह रहे हैं आर्टरीज एंड कैपिलरीज, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, ठीक है। तो नेटवर्क, अगर जो ब्लड है वो आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज की वजह से सर्कुलेट हो रहा है तो दैट इज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दैट इज सीन इन एनालिट्स एंड कॉर्डेट। वेयर इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो भी ब्लड हार्ट पंप आउट करता है वो डायरेक्ट जाके एक ओपन स्पेस में या बॉडी कैविटी में ओपन हो जाता है, जिसे हम साइनस कहते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ यहाँ पे हार्ट के चैम्बर दे रखे हैं, 2 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट और 4 चैम्बर हार्ट। तो अगर हम 2 चैम्बर हार्ट की बात करें तो 2 चैम्बर हार्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज इन अ फिशेस। इसमें क्या होता है, जो हार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप आउट करता है, जो कि मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से निकलता है, हार्ट से निकलता है, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है किसकी वजह से, गिल्स की वजह से, क्योंकि गिल्स क्या है, दैट आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन द फिश। इसके बाद जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है फिर इसके बाद वो जाके बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करता है, और फिर वहीं से जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट है वो दोबारा से जाके कहाँ रिटर्न हो जाते हैं, इन अ हार्ट, और उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ सिंगल सर्कुलेशन। अगर हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करें, सिवाय क्रोकोडाइल के, तो हमें 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है, क्योंकि क्रोकोडाइल में क्या होता है, दैट इज अ 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है, जहाँ 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल होता है। तो लेफ्ट आर्टरियम का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम का काम क्या होता है, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, गिल से आया, लंग से आया, स्किन से आया, वो रिसीव कर लेता है, ठीक है। इसके बाद जो राइट एट्रियम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, कहाँ से, दूसरे बॉडी के पार्ट्स में, ठीक है। और वो दोनों के दोनों ब्लड जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं कहाँ, एक वेंट्रिकल में, और उसी मिक्स ब्लड को हम पंप आउट करते हैं, उसी को हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। जो नेक्स्ट है दैट इज अ बर्ड, मैमल्स और क्रोकोडाइल, जिसमें हमें 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम 4 चैम्बर हार्ट की बात कर रहे हैं तो ये जो हमें 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है, तो ये इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भी होता है वो लेफ्ट और राइट एट्रिया रिसीव करते हैं, इसके बाद अपने अपनी साइड के वेंट्रिकल्स में पास करते हैं। वेंट्रिकल्स का काम होता है बिना उन्हें मिक्स किए 2 अलग अलग सर्कुलेटरी सिस्टम पाथवे दिखाना, और इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। सो क्या होता है, दैट समझो ये हार्ट है, ठीक है, इसके 4 चैम्बर हैं, दिस इज अ राइट आर्टरिया, दिस इज अ लेफ्ट आर्टरिया, ठीक है, दिस इज अ राइट वेंट्रिकल, दिस इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इस साइड क्या होता है, इस साइड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेयर एज इस साइड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ मान लो लंग्स हैं और यहाँ मान लो बॉडी है, ठीक है। सो क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया ने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया। सो यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ठीक है वो इधर आएगा, ठीक है, यहाँ से जो है वो इधर आएगा, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड आएगा, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड अपने अपने वेंट्रिकल्स में गए। फिर ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ जाके ये मिक्स हो जाता है राइट एट्रियम के साथ, यहाँ ये जो राइट वेंट्रिकल है ये लंग्स के पास जाता है और लंग्स से जाके इधर आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आया था, दैट इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है जाता है जाता है जाता है, लंग्स उन्हें ऑक्सीजनेटेड कर देते हैं, फिर वो लेफ्ट आर्टरी में चले जाते हैं। सो इसी को हम ऊपर वाले को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, अभी मैं ये अच्छे से समझा दूंगी, एंड दिस इज अ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सो यही सब हमें देखने को मिलता है इन अ 4 चैम्बर हार्ट में। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट अ हार्ट। सो अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट जो होता है कैसे डराइव्ड होता है, दैट इज अ मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड, ठीक है। ये तो कैसा होता है ओरिजिन में, दैट इज अ मीजोडर्मल। लोकेशन कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज सीन इन अ क्लोज थोरैसिक कैविटी,
थोरासिक कैविटी में देखने को मिलता है, कहाँ? बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीचों बीच में, एंड स्लाइटली सिल्टेड, और थोड़ा सा टिल्ट होता है टुवार्ड्स लेफ्ट, ठीक है, टुवार्ड्स लेफ्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइज की, तो साइज क्या होता है इसका? दैट इज अ क्लेंच शेप, बंद मुट्ठी जैसा, ठीक है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो दैट इज अबाउट 300 ग्राम, ठीक है। प्रोटेक्टेड बाय अ मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? दैट इज अ पेरिकार्डियम। कौन सी मेम्ब्रेन होती है? पेरिकार्डियम होती है। और उस पेरिकार्डियम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इस पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज अ पेरिकार्डियल फ्लूइड। कैसा फ्लूइड होता है? दैट इज अ पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, इसका काम होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, ठीक है। इसके बाद अगर हम हार्ट की बात करें, तो हार्ट के अंदर हमें 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं। जो चारों के चारों चैम्बर्स होते हैं, उसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, तो ये हार्ट का डायग्राम है। अगर हम मान लें कि अपर वाले चैम्बर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अपर वाले चैम्बर कैसे होते हैं? दैट इज, अपर वाले चैम्बर आर्ट्रिया होता है, और अगर अपर चैम्बर की बात करें तो ये स्मॉलर होते हैं। वेयर एज लोअर जो चैम्बर होते हैं, दैट दे आर वेंट्रिकल्स, और जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं, दैट आर बिगर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो जो राइट आर्ट्रिया होता है, ठीक है, वो क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट आर्ट्रिया से। वेयर एज अगर हम बात करें राइट वेंट्रिकल की, तो जो राइट वेंट्रिकल होता है वो छोटा होता है थोड़े से लेफ्ट वेंट्रिकल के हिसाब से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ पे हमें 3 मेम्ब्रेन भी देखने को मिलती हैं, 2 आर्ट्रिया को जो सेपरेट कर रही हैं, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं, दैट इज अ थिन इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, ठीक है, जिसमें 2 आर्टिया को सेपरेट कर रही हैं। ये देखो यहाँ 2 वेंट्रिकल्स अलग अलग हो रहे हैं। ये जो 2 वेंट्रिकल्स अलग होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं? दैट इज अ थिक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स भी तो आपस में सेपरेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक मोटी सी लेयर प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज अ थिक एंड फाइब्रस आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। क्लियर है इतना? ये हार्ट का डायग्राम है। यहाँ ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? पहली बता दिया, आर्ट्रिया, लेफ्ट आर्ट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ एक थिन प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज अ थिन आर्ट्रियल सेप्टम, दैट इज अ थिन इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, ठीक है। सो वही पूछा गया है, ये इंटर आर्ट्रियल सेप्टम होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? दैट इज बिटवीन राइट आर्ट्रिया एंड लेफ्ट आर्ट्रिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, वेंट्रिकल्स को भी कोई सेपरेट कर रहा है, तो वेंट्रिकल्स के पास एक थिक प्रेजेंट होती है, दैट इज अ थिक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। सो अगर हम बात करें इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की, तो यहाँ पे जो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? दैट इज बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। एक यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? दैट इज अ थिक एंड फाइब्रस
आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ये जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? दैट इज बिटवीन राइट आर्ट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़े। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ दो वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं, यही लिख लेते हैं वॉल्स के बारे में भी। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे जो है 3 वाल्व प्रेजेंट होते हैं, यहाँ 2। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 3 वाल्व की, इन वाल्व की, तो इन्हें क्या कहते हैं? 3 मतलब ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, वेयर एज 2 का मतलब दैट इज अ बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अगर कोई पूछे कि ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज राइट आर्ट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। दैट इज बिटवीन राइट आर्ट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। वेयर एज बाइकस्पिड वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है? इसी बाइकस्पिड का दूसरा नाम भी है, दैट इज अ मिट्रल वाल्व। ठीक है, ये जो मिट्रल या बाइकस्पिड वॉल होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? दैट इज लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कंडक्शन ऑफ हार्ट की, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है जिसमें हमें कंडक्शन ऑफ हार्ट देखना है। ठीक है, सारी चीज़ें पता चल गई कहाँ पे इंटर आर्ट्रियल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम या आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 वाल्व प्रेजेंट होते हैं, यहाँ सिर्फ 2 होते हैं। ठीक है, दिस इज अ ट्राइकस्पिड वाल्व एंड दिस इज अ बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, इसी बाइकस्पिड को हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें एक और वाल्व प्रेजेंट होता है जो कि पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा को सेपरेट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दैट इज अ, क्या बोलते हैं उस वाल्व को? दैट इज अ सेमी लूनर वाल्व। वो कहाँ प्रेजेंट होता है? अगर हम बात कर रहे हैं सेमी लूनर वाल्व की, सो सेमी लूनर वाल्व प्रेजेंट बिटवीन अ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ से जब ये इधर जाता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से इधर आता है। ठीक है, सो यहाँ पे भी 2 वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये दोनों वाल्व क्या होते हैं? दैट इज अ सेमी लूनर वाल्व। ठीक है, ये जो सेमी लूनर वाल्व होते हैं ये कहाँ होते हैं? बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा। ठीक है, सो दिस इज अ सेमी लूनर वाल्व। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ये वाल्व होते क्यों हैं? वाल्व इसलिए होते हैं ताकि जो ब्लड एक बार फ्लो कर गया दोबारा से बैक फ्लो ना करे। ठीक है, ब्लड जो है वो क्या ना करे? बैक फ्लो ना करे। ठीक है, ये जो है दैट इज अ कंडक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, अगर हम कंडक्शन ऑफ हार्ट की बात करें, सो कंडक्शन ऑफ हार्ट में क्या होता है? यहाँ, ठीक है, कंडक्शन ऑफ अगर हार्ट की बात करें तो पहले हमें पता चलना चाहिए कि जो सारा हार्ट है, एंटायर हार्ट किसका बना है? दैट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल्स का बना है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो हमें ऐसे नोट देखने को मिलता है, कहाँ पे? राइट अपर कॉर्नर पे। ठीक है, राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर पे एक नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं ऐसे नोड। ठीक है, ये जो ऐसे नोड होता है
उसी में राइट एट्रियम में ही लेफ्ट साइड पे, ठीक है, दैट इज अ लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, कहाँ पे, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के पास, ठीक है। ये जो होता है ये आपको पता है ना कौन सा सेप्टम था, दैट इज अ आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये इसी के पास है ना, तो इसी के पास एक दूसरा नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे हम एवी नोड कहते हैं, ठीक है। ऐसे नोड क्या होता है, अगर हम ऐसे नोड की बात करें, सो ऐसे नोड इज अ पेस मेकर, ठीक है। एवी नोड इज अ पेस सेटर, ठीक है। सो क्या हुआ, यहां से इम्पल्स आया, हमारा कहाँ गया, एवी नोड में गया, ठीक है। एवी नोड में जाने के बाद ये परकिंजे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो पूरे इंटर दैट इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ना यहाँ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को पूरा लॉन्गली कवर कर लेते हैं। सो दीज आर परकिंजे फाइबर्स, ठीक है। और ये जो परकिंजे फाइबर्स हैं वो रिस्पेक्टिवली अपने अपने एरिया में जाके ओपन हो जाते हैं, अपने अपने वेंट्रिकल्स में। सो ये जब अपने अपने एरिया में जाके ओपन हो जाते हैं, सो इनको हम क्या कहते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये जो होता है दैट इज अ बंडल ऑफ हिस, मुझे पता नहीं फ्लो में निकल गया, ठीक है। दैट इज अ बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस क्या होता है, अगर हम बंडल ऑफ हिस की बात करें, सो बंडल ऑफ हिस होता है दैट इज वो जो एवी नोड से पास करते हैं और पूरा टॉप से लेके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को पूरा कवर कर लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर बंडल ऑफ हिस, ठीक है। इसके अलावा ये जब अपने अपनी साइड में जाके अपने अपने वेंट्रिकल्स में जाके ओपन हो जाते हैं तो इनको हम कहते हैं परकिंजे फाइबर, ठीक है। सो अगर कोई भी इम्पल्स आया, ठीक है, कोई भी इम्पल्स आया, ठीक है, तो वो कैसे कंडक्ट होगा, पहले वो ऐसे नोड पे जाएगा जो कि कहाँ प्रेजेंट है, राइट अपर कॉर्नर पे, राइट एट्रियम पे। फिर इसके बाद वो एवी नोड पे जाएगा, एवी नोड कहाँ प्रेजेंट है, लोअर लेफ्ट साइड ऑन अ राइट एट्रियम, ठीक है। इसके बाद वो बंडल ऑफ हिस में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बंडल ऑफ हिस के बाद वो कहाँ जाएगा, अपने अपने रिस्पेक्टिवली वेंट्रिकल्स में जाएगा, दैट इज अ परकिंजे फाइबर्स में जाएगा, ठीक है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आर नेक्स्ट आर टॉपिक, ठीक है। सो ये देखो पूरा डायग्राम दे रखा है, अब मैं इस डायग्राम को अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। ये आपका राइट एट्रिया है, दिस इज अ लेफ्ट एट्रिया, दिस इज अ राइट वेंट्रिकल, दिस इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ ये 3 वाल्व प्रेजेंट है, कहाँ पे, एट्रिया और वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं दैट इज राइट एट्रिया। सो इन तीनों वाल्व को हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। वेयर एज इन दोनों को क्या कहते हैं, दैट इज अ बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है नीचे की तरफ जाता है, ये वाल्व इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड जो है वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया है वो पीछे की तरफ ना चला जाए, ठीक है। और इधर से ब्लड इसमें आता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ब्लड आ गया, ठीक है, कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड होता है वो कैसा ब्लड होता है, दैट इज अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस साइड पे सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेयर एज इस साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आया, कहाँ से, लेफ्ट एट्रिया से, तो वो आया दैट इज इन आयोटा, आयोटा से वो बॉडी में गया, बॉडी से क्या निकलेगा, दैट इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, दैट इज इनटू अ वेना केवा, वेना केवा से वो कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में, ठीक है। अब हमें पता है राइट एट्रियम के पास क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को नीचे पुश ऑन करेगा और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चले जाएगा, इनर राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला फिर वो पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी में क्या मिला, दैट इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वो पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड है वो लंग्स में जाएगा, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे लंग्स, ठीक है। प्यूरिफाई किया, दोबारा से हमारा क्या हो गया, दैट इज अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से लेफ्ट एट्रियम में आएगा और फिर से वो लेफ्ट एट्रियम से फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और ये साइकिल ऐसे चलती रहती है, ठीक है। ऊपर वाले को
दैट इज जिसमें लंग का इन्वॉल्वेशन है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वेन के बीच में जो चलता है सर्कुलेशन, उसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। वेयर एज जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके आयोटा में जाएगा, फिर आयोटा से बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में जाएगा, उसे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सारा कुछ यहाँ से क्लियर हो गया डायग्राम से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस साइड रहेगा, डीऑक्सीजन। देखो आप एक बार ये डायग्राम बना लो, आप आधे से ज़्यादा जो पेज गिवन है एनसीईआरटी में 1 से लेके 2 पेज तक सॉल्व हो जाएंगे, और ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इस साइड देखो, इस साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखना है, इस साइड ऑक्सीजनेटेड। लंग्स, बॉडी, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, आयोटा में गया, बॉडी में गया, बॉडी से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, राइट एट्रियम में चला गया, राइट एट्रियम से ब्लड जो है नीचे की तरफ गया, राइट वेंट्रिकल की तरफ। इसके बाद वो पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, लंग्स ने उन्हें उस ब्लड को प्यूरिफाई किया, फिर से वो प्यूरिफाई होकर लेफ्ट एट्रियम में गया, और फिर से साइकिल शुरू हो गई। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है, दैट इज अ ट्राइकस्पिड वाल्व। इसके अलावा यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे एक ही जैसे वाल्व प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम होता है सेमी लूनर वाल्व, ठीक है। इसका इन सब वाल्व का काम क्या होता है, इन सब का वाल्व का ये काम होता है कि जब एक बार ब्लड नीचे एंटर हो चुका है तो वो दोबारा से बैक फ्लो ना करे, ठीक है। ये सेमिनूलर वाल्व क्या करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड आयोटा में जाता है उसमें हेल्प करते हैं कि जो आयोटा से दोबारा वापस ना जाए। वेयर एज जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है वो इसमें हेल्प करता है कि पल्मोनरी आर्टरी से दोबारा जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में ना चला जाए। तो हमने 3 पढ़े, दैट इज अ ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और सेमिलूनर वाल्व। वेयर एज बाइकस्पिड का दूसरा नाम होता है दैट इज अ मिट्रल वाल्व, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल की अगर हम बात करें तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, एक जॉइंट डायस्टोल, एक आर्ट्रियल सिस्टोल, एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल का मतलब होता है जब दोनों, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, बोथ आर्ट्रिया, दोनों वेंट्रिकल्स क्या हो, रेस्ट पे। तो इट इज अ रिलैक्स स्टेट ऑफ ऑल चैम्बर ऑफ हार्ट। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं तो ब्लड कहाँ होगा, पल्मोनरी वेन से वेना केवा फ्लो करेगा, ठीक है, और लेफ्ट आर्ट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल चला जाएगा थ्रू अ लेफ्ट और राइट एट्रिया। सेमिलूनर वाल्व्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज, ठीक है। तो सेमिलूनर वाल्व जो होते हैं वो इस स्टेज पे कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। पता है ना कहाँ प्रेजेंट होता, देखो ब्लड, जो ब्लड है वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाले अभी ओपन है, तो ब्लड जो राइट एट्रिया से इधर चला गया, इधर से इधर चला गया, अब इधर से वो आयोटा में जाएगा, इधर से वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। तो इस स्टेज में जो चारों चैम्बर होते हैं रेस्ट स्टेट में होते हैं, और सेमिलूनर वाल्व भी है वो क्लोज होता है। अगर हम ऑरिकुलर सिस्टोल की बात करें दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसे सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा, ऐसे नोड जो होता है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिसमें क्या होता है दोनों के दोनों आर्टरिया, ये जो आर्टरिया ऊपर प्रेजेंट है ये क्या करने लगते हैं, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसी को आर्टरियल सिस्टोल कहते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो वेंट्रिकल्स में कितने अबाउट बढ़ जाता है, 30% बढ़ जाता है। जैसे ही जो ब्लड है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से नीचे की तरफ ब्लड जो है जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो बहुत तेज़ी से जाता है, और कितना इंक्रीज होता है, बाय 30%, ठीक है। नेक्स्ट इज अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करें तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो कंडक्टेड होगा, एक्शन पोटेंशियल जो है वो कंडक्टेड होगा वेंट्रिकुलर साइड ऑफ AVN एंड AV बंडल से, जहाँ से बंडल ऑफ हिज ट्रांसपोर्ट होता है ताकि वो वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर के पास जाए। एज अ रिजल्ट वेंट्रिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और इसी को हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं, ठीक है। अब हमारा एक्शन पोटेंशियल जो है, देखो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे अगर आपको बनाना हो तो दिस इज अ AV नोड, दिस इज अ SA नोड, दिस इज अ AV नोड, ठीक है। दिस इज अ बंडल ऑफ हिस एंड दिस इज अ परकिंजे फाइबर, ठीक है। यहाँ से AV नोड में गया, AV नोड से पूरा बंडल ऑफ हिस में जाएगा, फिर यहाँ पे जब वो परकिंजे फाइबर में जाएगा तो अब यहाँ पे जाके वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगी,
ठीक है। अगर हम पूरे कार्डियक साइकिल के पैसेज की बात करें तो ये इस तरीके का होता है, जो जॉइंट डायस्टोल होता है। देखो पहली बात तुम्हें ये पता ना चाहिए कि 72 टाइम्स बीट करता है 1 मिनट में, ठीक है। पर मिनट में कितने टाइम बीट करता है? 8 मिनट, ठीक है। और एक बीट में सो अगर हम बात करें 1 बीट की, ठीक है, तो एक बीट में जो कार्डियक साइकिल होती है कितनी देर की होती है? दैट इज 0.8 सेकेंड की, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल चल रहा है, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल कब तक रहेगा? 0.4 सेकेंड तक रहेगा, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल हुआ मतलब दोनों के दोनों कौन सी स्टेट में? दैट इज बोथ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स क्या हो रखे हैं? रिलैक्स, कोई चिंता ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है, ठीक है, रिलैक्स हो रखे हैं। तो इस टाइम पे जो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, जब रिलैक्स हो रखे हैं तो जो वेंट्रिकल की फिलिंग है वो कितनी हो रखी है? 70%, ठीक है। इसी टाइम पे जो वेंट्रिकुलर की फिलिंग है कितने फिल हो रखे हैं? बाय 70%, ठीक है। चारों के चारों रेस्ट स्टेज पे हैं लेकिन दोनों वेंट्रिकल्स में कितनी फिलिंग हो रखी है? 70%, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर आर्ट्रियल सिस्टोल स्टार्ट हुआ। ये कितनी देर का रहेगा? सिर्फ 0.1 सेकेंड का रहेगा, जस्ट अ सेकेंड। कितनी देर का रहेगा? 0.1 सेकेंड का रहेगा। जैसे ही 0.1 सेकेंड का रहा तो आर्ट्रिया में क्या होने लगी? कॉन्ट्रैक्शन होने लगी, ठीक है। नेक्स्ट, जैसी आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए तो जो भी रिमेनिंग ब्लड था, ठीक है, अपने आप को उन्होंने जैसी आर्ट्रिया ने सिकोड़ा तो जो भी रिमेनिंग ब्लड था कितना बचा हुआ? 70% तो पहले से भरे हुए थे। सो द रिमेनिंग ब्लड जो है वो भी वेंट्रिकल्स में चला गया, दैट इज रिमेनिंग ब्लड फ्लो कहाँ चला गया? इनटू वेंट्रिकल्स, वो भी वेंट्रिकल्स में चला गया। कितना ब्लड बचा था? 70 में से 100 में से 30%, वो भी चला गया। फिर आर्ट्रिया ने कहा चलो अब मैं रिलैक्स करता हूँ, तो आर्ट्रिया चले गए अपनी रिलैक्स स्टेट में, क्योंकि उनके पास कोई भी ब्लड नहीं बचा, आराम से रिलैक्स स्टेट में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इतना सारा ब्लड हो गया किसके पास? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के पास, ठीक है। सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे। कितनी देर के लिए? 0.3 सेकेंड के लिए। सो जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल ने अपने आप को सिकोड़ा, ठीक है, तो उसी टाइम पे ठीक है, ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल थे इन्होंने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया, सिकोड़ा, तो ये जो ऊपर वाले वाल्व हैं ये बंद हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? ताकि जो ब्लड है ऐसा ना हो कि वो वेंट्रिकल से पीछे डायरेक्शन में चला जाए, ठीक है। वो चाहते हैं ब्लड आगे डायरेक्शन में मूव करे, तो ये जो पीछे के जो वाल्व हैं ये बंद हो जाएंगे ताकि जो ब्लड है वो पीछे ना जाए। तो क्लोजर हो जाएगा एवी वॉल्व का, ठीक है। एवी वॉल्व का मतलब दैट इज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, दोनों के दोनों वाल्व जो हैं प्रेजेंट है दोनों साइड पे, क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। यहीं पे हमें पहली साउंड देखने को मिलेगी, ठीक है। उस साउंड को हम क्या कहते हैं? दैट इज अ लब साउंड। लब साउंड आ गई, ठीक है। अब जैसे ही ये बंद हो गए बंद हो गए, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ब्लड जो है वो अपने आप को प्रेशर करेगा कि वो नीचे की तरफ फ्लो हो, तो वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? दैट इज इनटू अ पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारा जो ब्लड है वो आगे की तरफ मूव करना लगा, दैट इज इनटू अ पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा, ठीक है। जैसे ही ब्लड आगे मूव कर गया तो फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल वेंट्रिकल्स कहेंगे चलो अब तो ब्लड चला गया है तो हम भी रिलैक्स स्टेट में हो जाते हैं, तो 0.5 सेकेंड के लिए ये भी अपनी रेस्ट स्टेज में आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पे जाके जैसे ही वो अपनी रेस्ट स्टेज में आएंगे, फिर यहाँ पे जब ब्लड पहुँच गया दैट इज इन आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी, ये भी तो चाहेंगे कि ब्लड जो है वो वापस ना चला जाए, तो यहाँ पे जो दोनों साइड पे वाल्व प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम सेमी लूनर वाल्व कह रहे हैं, एक ही वाल्व होता है जिसे हम सेमी लूनर वाल्व कह रहे हैं। सो जो सेमी लूनर वाल्व है वो भी बंद हो जाएगा। जैसे ही सेमी लूनर वाल्व बंद हुआ वैसे ही हमें सेकेंड साउंड देखने को मिलेगी। वो जो सेकंड साउंड होगी वो क्या होगी? दैट इज अ डब, ठीक है। हम कहते हैं ना दिल धक धक कर रहा है, धक धक नहीं, वो लब डब करता है, ठीक है। सो ये जो लब डब साउंड होती है ये कैसे हमें सुनने को मिलती है? दैट इज ये हमें सुनने को मिलती है विद द हेल्प ऑफ
स्टेथोस्कोप की वजह से सुनने को मिलती है। समझ में आ गया? पहली हार्ट साउंड होती है लब, दूसरी हार्ट साउंड होती है डब। दोनों साउंड आ रही है, कार्डियक साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई। फिर से दोबारा ये साइकिल चलती रहेगी ऐसी 0.88 सेकेंड के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम अगर एक हार्ट बीट की बात करें, सो एक हार्ट बीट जो होती है नॉर्मल हार्ट बीट वो 70 to 75 टाइम्स होती है पर मिनट, या एवरेज कह लो 72 बीट होती है पर मिनट। एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करता है? दैट इज अबाउट 72 टाइम्स। स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें, सो इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल्स, ठीक है। हर एक वेंट्रिकल से, दो वेंट्रिकल्स होते हैं राइट और लेफ्ट, दोनों वेंट्रिकुलर से कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप हुआ है एक कार्डियक साइकिल में, उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और वो कितना होता है? दैट इज अबाउट 70 ml। कितना होता है? 70 ml। अगर हम कार्डियक आउटपुट की बात करें तो कार्डियक आउटपुट होता है कार्डियक आउटपुट होता है जब हम स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज 70 × 75, ताकि जो ब्लड है पता चल जाए दैट इज 5000 ml, ठीक है, या 5 लीटर कह लो। तो कार्डियक आउटपुट जो एथलीट का होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला? कार्डियक आउटपुट क्या होता है? दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल्स पर मिनट। एक वेंट्रिकल से कितना ब्लड जो निकलता है, दैट इज अ कार्डियक आउटपुट 70 to 75। हार्ट साउंड की बात करें तो ड्यूरिंग ईच कार्डियक साउंड, हर एक कार्डियक साइकिल के दौरान कितनी देर की होती है? 0.8 सेकेंड की होती है, ठीक है। तो अगर हम इस 0.8 सेकेंड कार्डियक साइकिल की बात कर रहे हैं, सो इसमें जो क्या होता है, इसमें दो साउंड देखने को मिलती है, लब डब, सॉरी डबल बी और डबल बी, ठीक है, लब डब। सो पहली साउंड जो होती है दैट इज अ लब साउंड, किसकी वजह से होती है? जो पहले हमारे वाल्व बंद हो जाते हैं, क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व कह लो। दूसरी जो साउंड होती है दैट इज अ डब साउंड, वो किसकी वजह से होती है? दैट इज अ क्लोजर ऑफ सेमिलूनर वॉल्व, ठीक है। इसे हम एवी वॉल्व क्यों कह रहे हैं? आधे लोग तो कंफ्यूज हो गए होंगे यहाँ पे। एवी वॉल्व इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये कौन सी सेप्टम है? दैट इज अ आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यहीं पे दोनों वाल्व प्रेजेंट है, इसलिए एवी वॉल्व कह रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की बात करें तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है ताकि हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ऑब्टेन कर सकें। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? एक ग्राफ जैसा रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताते हैं हार्ट की हर एक कार्डियक साइकिल के दौरान, ठीक है। हम चाहते हैं कि एक अच्छा सा ECG आ जाए, तो हम पेशेंट को कनेक्ट कर देते हैं मशीन के साथ, और उसमें 3 लीड प्रेजेंट होती हैं, जिसमें हर 3 लीड में से 2 लीड को हम रिस्ट पे लगा देते हैं, मतलब कलाई पे लगा देते हैं, और एक को हम लेफ्ट एंकल पे लगा देते हैं, ठीक है। फिर उसमें हम हार्ट की एक्टिविटी मॉनिटर करते हैं, ठीक। अगर हम ज़्यादा डिटेल इवैल्यूएशन चाहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मल्टीपल लीड लगा देते हैं, कहाँ पे? चेस्ट रीजन में, ठीक है। अगर ECG की हम बात करें, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ECG। सो ECG में P वॉल्व जो होता है उसका काम होता है डीपोलराइजेशन करना आर्टरिया का, मतलब दोनों के दोनों आर्टरिया जो है इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। QRS जो होता है इसमें वेंट्रिकल्स जो हैं वो डीपोलराइज कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब वेंट्रिकुलर्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो वो शॉर्ट टर्म से स्टार्ट होती है, Q से स्टार्ट हो रही है, दैट इज अ बिगनिंग ऑफ द सिस्टोल। T वेव का काम क्या होता है? T वेव का काम होता है जो भी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं वो दोबारा से एक्साइटेड से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाए, मतलब रीपोलराइजेशन हो जाए। किसका? वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन हो जाए। सो एंड ऑफ T वॉल्व, ठीक है, जैसे ही ये जो T वेव है खत्म होती है, वैसे ही हमें पता चलता है दैट इज अ मार्क द एंड ऑफ द सिस्टोल। हमें पता चल जाता है कि सिस्टोल जो है वो खत्म हो चुका है। अगर हम नंबर ऑफ QRX कॉम्प्लेक्स की बात करें, सो दैट इज, अगर जितने ज़्यादा QRX कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा, दैट इज अ नंबर ऑफ कार्डियक आउटपुट, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। ये डबल सर्कुलेशन एक अलग तरीके से गिवन है NCERT में, जबकि देखी जाए तो मैं आपको अच्छे से डबल सर्कुलेशन बता चुकी हूँ, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। लेकिन यहाँ पे जब अलग तरीके से लिखा हुआ तो हमें भी अलग ही तरीके से पढ़ना चाहिए दोबारा।
अगर चीज़ें एक से ज़्यादा बार लिखी हैं तो हमें एक से ज़्यादा बार ही पढ़नी चाहिए, ताकि हमारा जो रिवीजन है वो और अच्छे से हो, अच्छे से चीज़ें समझ में आए। जितनी बार हम पढ़ेंगे, जितने एमसीक्यूज हम अटेम्प्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी, उतने अच्छे से आएंगी, उतना अच्छा रिवीजन होगा, उतने अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। सो अगर हम देखते हैं पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? ठीक है, दैट इज अ सर्कुलेशन बिटवीन, किस किस के बीच में होता है ये मैंने बताया था, लंग्स के बीच में और हार्ट के बीच में। सर्कुलेशन बिटवीन लंग्स एंड हार्ट। इसमें क्या होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में? डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, ठीक है, ये देखो, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया? दैट इज राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया हमारा पल्मोनरी आर्टरी में। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। फिर लंग्स ने उन्हें ऑक्सीजनेटेड किया, फिर वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर वो पल्मोनरी वेन में गया, और ये पल्मोनरी वेन में जाने से फिर वो लेफ्ट एट्रियम में गया। ठीक है, क्लियर है? ड्रॉ कर ले पल्मोनरी सर्कुलेशन फ्लो चार्ट में। तो पल्मोनरी अगर सर्कुलेशन को देखें तो हमारे पास दैट इज राइट वेंट्रिकल, ठीक है, इसके पास कैसा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, राइट वेंट्रिकल के पास कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कहाँ चला गया? दैट इज गोज टू अ पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, फिर इसके बाद ये जो ब्लड था वो कहाँ चला गया? लंग्स में। लंग्स ने इस ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया, ठीक है, और कैसा बना दिया? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन में। ठीक है, ये जैसी पल्मोनरी वेन में गया वैसे ही कहाँ जाएगा? दैट इज इनटू अ लेफ्ट एट्रियम। समझ में आ गया? अगर हम सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करें तो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है? दैट इज बिटवीन अ हार्ट एंड वेरियस बॉडी पार्ट। ये भी हार्ट के बीच में होता है एंड बॉडी पार्ट के बीच में होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, आयोटा में गया, आयोटा से बॉडी में गया, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड बाहर निकला, और वो डीऑक्सीजनेटेड कहाँ गया? राइट एट्रियम में गया। ठीक है, दिस इज अ सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेट अस ड्रॉ सर्कुलेशन की बात करें, सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, ब्लड कहाँ से आया? दैट इज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ गया? आयोटा में। ठीक है, फिर वो आयोटा से कहाँ गया? दैट इज आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, टिश्यूज। ठीक है, फिर वो गया बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। बॉडी के जैसे अलग अलग पार्ट्स में गया, वहां से क्या निकला? दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ से पास ऑन हुआ? वेन्यूल्स, वेन्स, वेना कावा। ठीक है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये कहाँ आगे मूव करेगा? दैट इज अ वेना कावा। फिर वो वेना कावा से कहाँ जाएगा? दैट इज टू अ राइट एट्रियम। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन का और भी काम होता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? दैट इज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है? ये इंक्लूड करता है किसको? दैट इज अ हिपैटिक पोर्टल वेन को। ठीक है, इंक्लूड हिपैटिक पोर्टल वेन जो कि ब्लड कैरी करती है। हेपेटिक पोर्टल वेन से ब्लड कहाँ जाता है? दैट इज फ्रॉम, ठीक है, कौन ब्लड कैरी करती है? हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लड कहाँ लेके जाती है? इंटेस्टाइन से लीवर तक, फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर। ठीक है, इसी को हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसमें हिपैटिक पोर्टल वेन का काम आता है। नेक्स्ट इज
कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। कोरोनरी सर्कुलेटरी हम बात करते हैं तो हमने एक थोड़ा सा जो छोटा सा टॉपिक है आर्टरीज वेन्स के बारे में वो रह गया है, तो उसको कवर कर लेते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टरीज और वेन्स, ठीक है, तो आर्टरी और वेन्स के पास दोनों के पास तीन तीन लेयर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। पहली वाली जो होती है, ठीक है, बाहर की, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। बीच वाली को क्या कहते हैं, ट्यूनिका मीडिया। जो सबसे ज़्यादा अंदर प्रेजेंट होती है दैट इज़ अ ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। ये जो लेयर्स होती हैं ये आर्टरीज एज वेल एज वेन्स दोनों में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना की बात करें तो किसकी बनी होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। मीडिया वाली मिडल में प्रेजेंट होती है, किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स की। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्यूनिका इंटीमा की, तो ये स्क्वैमस एंडोथीलियम की होती है, दैट इज अ स्क्वैमस एंडोथीलियम, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स के बारे में देखें, सो आर्टरीज जो होती हैं उनका काम क्या होता है, ब्लड को दूर ले जाना, ठीक है, हार्ट से अदर ऑर्गन के पास, ठीक है। ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑर्गन्स, हार्ट से ऑर्गन की तरफ लेके जाती हैं, कौन, आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज के पास कैसा ब्लड होता है, दैट इज अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय एक के, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, उसके पास कैसा ब्लड होता है, दैट इज अ डीऑक्सीजनेटेड, डायग्राम में देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है, दैट इज दिस इज। वेयर एज अगर हम बात करें वेन्स की, ठीक है, सो वेन्स का काम क्या होता है, वेन्स का काम होता है ब्लड लेके आती है हार्ट के पास, कैरी ब्लड टुवार्ड्स हार्ट, ठीक है। इसके अलावा वेन्स के पास क्या होता है, दैट दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है, क्योंकि पल्मोनरी वेन के पास क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज अबाउट आर्टरीज एंड वेन्स। नेक्स्ट इज अ रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है, दिस इज अ सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ आवर क्लास। सो अगर हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी की, तो हमें पता होना चाहिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हार्ट की आर ऑटो रेगुलेटेड बाय न्यूडल टिश्यू। हार्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ मायोजेनिक, हार्ट क्या है, मायोजेनिक, क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं दैट आर ऑटो रेगुलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेडुला एब्लोंगाटा कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सीएनएस, मेडुला ऑब्लोंगाटा
इसका काम होता है, ये कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, ठीक है। कैसे? थ्रू एएनएस से। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस ऑफ एएनएस, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के बारे में कहाँ पढ़ा था? जस्ट अ सेकेंड। दैट इज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंपैथेटिक, ठीक है, कहाँ पढ़ा था? एएनएस में। इसका काम होता है हार्ट बीट को इंक्रीज कर देना, ठीक है, और जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको भी इंक्रीज कर देना। स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इसको भी क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। और फाइनली जो है कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। वेयर एज अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक की, ठीक है, ये भी कहाँ होता है? एएनएस का ही पार्ट है, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। इसका काम होता है हार्ट बीट को डिक्रीज करना, ठीक है, कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज करना। एक्शन पोटेंशियल के कंडक्शन को भी डिक्रीज करना, ठीक है। एक का याद कर लो, दूसरे का अपने आप याद हो जाएगा। रिवर्स कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इसको भी डिक्रीज करना, ठीक है। वेयर एज एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स का काम क्या होता है? कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करना। इसका एड्रीनल मेडुला के जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, एड्रेनलिन वगैरह की बात हो रही है, ठीक है। एड्रीनल मेडुला, एक मिनट जस्ट, एड्रीनल मेडुला हार्मोन्स, इनका काम क्या होता है? कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करना, ठीक है, इंक्रीज करना। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, दिस आर द डिसऑर्डर दैट इज प्रेजेंट इन एनसीईआरटी। बहुत छोटे छोटे हैं, लग रहे हैं क्योंकि मैंने जो फॉन्ट है वो बड़ा यूज किया है। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है जब नॉर्मल से ज़्यादा बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, उसे हाइपरटेंशन कहता है। नॉर्मल कितना होता है? 120 टू 180, ठीक है। 120 जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया? दैट इज़ अ सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन। 80 किसके लिए है? दैट इज़ अ डायस्टोलिक, ठीक है। अगर हम बार बार ब्लड जो है ब्लड प्रेशर जस्ट अ सेकेंड यार, अगर हम बार बार जो है ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, ठीक है, और देखने को मिल रहा है जो इंडिविजुअल का प्रेशर है दैट इज़ 140 टू 90, ठीक है, तो वो हायर है और इससे पता चलता है उसे हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन से हार्ट की डिजीजेस भी हो सकती हैं और हमारे बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन और किडनी को भी इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें इसी को हम एथीरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, जिसका काम होता है जो ब्लड वेसल्स होती है उनको अफेक्ट करना, ठीक है। वो ब्लड वेसल जो कि ब्लड को सप्लाई कर रही हैं, किसको? हार्ट को, ठीक है। सो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि कैल्शियम और फैट कोलेस्ट्रॉल इन सब का डिपोजिशन होने लगता है, फाइब्रस टिश्यू इन सब का डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से जो आर्टरीज का ल्यूमन है वो नैरो होता जाता है, ठीक है। दिस इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर हम एंजाइना की बात करें तो इसी को हम एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। इसमें एक्यूट चेस्ट पेन होती है, चेस्ट पेन होता है, ठीक है, एकदम से चेस्ट में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, क्योंकि जो इनफ ऑक्सीजन जो चाहिए होती है हार्ट मसल को वो पहुंच नहीं पाती है, ठीक है। अंजाइना की बात करें तो मेन में ज़्यादा होता है, वुमेन ऑफ एनी एज, किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कब होता है? मिडल एज और एडरली में, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? दिस इज अ कंडीशन क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पाता, ठीक है, या ब्लड के हार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो इस वजह से एक्यूट चेस्ट पेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज अ हार्ट फेलियर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है, देखो इसमें 2-3 टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट का काम होता है दैट इज ब्लड को पंप करना, ठीक है।
तो अगर हार्ट जो है ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा अच्छे से, ठीक है, जितनी भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर ब्लड पंप ही नहीं हो पा रहा है तो उसे कहते हैं कि हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट फेल हो गया अपना काम पूरा करने में, ठीक है। इसी को हम कंजेक्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लंग्स का कंजेशन होने लगता है, जो कि एक वन ऑफ द सिम्टम है इस डिजीज़ का। वेयर एज अगर हम हार्ट फेलियर की बात करें तो वो कार्डियक अरेस्ट की तरह सेम नहीं होता। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट जो है वो बीट करना स्टॉप कर देता है, ठीक है। बीट जो होता है मतलब हार्ट बीट होती है, हार्ट जो होता है बीट करना ही बंद कर देता है, तो उसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट हो गया। हार्ट फेलियर होता है, हार्ट अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, दैट इज ब्लड पंप नहीं करना है जितनी रिक्वायरमेंट है। वेयर इज हार्ट अटैक अगर की बात करें तो हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट मसल जो है वो अचानक से डैमेज हो जाए क्योंकि उसके पास सही अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से हार्ट की मसल जो है डैमेज हो जाए उसे हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट फेलियर होता है जब हार्ट पंप ना करे, और कार्डियक अरेस्ट होता है जब हार्ट स्टॉप हो जाए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। आज का जो क्विक रिवीजन सीरीज है शायद हल्का सा हो सकता है, थोड़ा लेंदी हो गया हो क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था।